नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेजों की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये दस्तावेज भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े फेरबदल की कहानी बताते हैं, जिसे अब जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आप जो सामान खरीदते हैं, जो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, उन पर लगने वाला टैक्स बदल रहा है। बहुत कुछ सस्ता हो रहा है। टैक्स का पूरा ढांचा ही सरल बनाया जा रहा है। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इन बदलावों की तह तक जाना। ये नया सिस्टम आखिर है क्या, कौन सी चीजें हमारी जेब पर हल्की पड़ेंगी और इसका हमारी अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं जरा। बिल्कुल। और ये सिर्फ टैक्स की दरों का घटाना बढ़ाना नहीं है, इसे समझना जरूरी है। इसे 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। अच्छा। जी हाँ, जैसा कि हमें मिली जानकारी से पता चलता है, ये वाकई जीएसटी का एक नया अध्याय है। हम देखेंगे कि कैसे पहले के जो कई सारे टैक्स स्लैब थे, आपको याद होगा, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, हाँ हाँ, काफी सारे थे। उनकी जगह अब मुख्य तौर पर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ले रहे हैं। ये बदलाव सुनने में शायद सरल लगे, पर इसके मायने काफी गहरे हैं। तो सबसे पहले इसी बदलाव को पकड़ते हैं। ये जो कई स्लैब थे, आपने कहा 12% और 28% भी थे इनमें, इनका अब क्या हुआ? क्या ये पूरी तरह खत्म हो गए? लगभग हाँ। देखिए, जो 12% वाला स्लैब था, उसमें आने वाली लगभग 99% चीजें, मतलब लगभग सभी, अब नीचे खिसक कर 5% वाले दायरे में आ गई हैं। अरे वाह, 99%। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसी तरह जो चीजें पहले सबसे ऊंचे यानी 28% वाले स्लैब में थीं, उन्हें अब 18% वाले स्लैब में लाया गया है। तो तकनीकी रूप से देखें तो 12% और 28% वाले स्लैब अब लगभग खाली हो गए हैं, या कह लें बहुत सीमित चीजों के लिए रह गए हैं। मुख्य ढांचा अब 0%, 5% और 18% का ही है ज्यादातर चीजों के लिए। लेकिन मैंने एक 40% वाले स्लैब की भी बात सुनी है। वो फिर क्या है? अगर 28% वाला स्लैब एक तरह से हट गया, तो ये 40% कहाँ से आ गया? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने सही पूछा। 28% वाला स्लैब भले ही मुख्य इस्तेमाल से हट गया हो, लेकिन सरकार ने एक नया सबसे ऊंचा स्लैब बनाया है 40% का। अच्छा। इसे आप सुपर लग्जरी या फिर सिन गुड्स कैटेगरी कह सकते हैं। इसमें वो चीजें रखी गई हैं जिन्हें सरकार शायद हतोत्साहित करना चाहती है या जिनसे ज्यादा राजस्व कमाना चाहती है। जैसे तंबाकू उत्पाद हैं, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा वगैरह। कुछ बहुत महंगी और बड़ी गाड़ियां, खासकर बड़ी एसयूवीज, शक्कर वाले जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोला वगैरह, ओके। और कसीनो, घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी और ऑनलाइन मनी गेम्स जैसी गतिविधियां, हालांकि कई राज्यों में इन पर प्रतिबंध है, वो भी इसी 40% के दायरे में आएंगी। क्योंकि इसमें आइटम्स बहुत चुनिंदा हैं, बहुत कम हैं, इसलिए इसे मुख्य संरचना का हिस्सा न मानकर एक विशेष श्रेणी के तौर पर देखा जा रहा है। समझ गया। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। 0%, 5%, 18% आम इस्तेमाल के लिए हो गए और 40% कुछ खास चीजों के लिए। चलिए अब जरा और खोला जाए इसे। कौन सी चीजें हैं जो अब पूरी तरह टैक्स फ्री यानी 0% पर आ गई हैं? कुछ उदाहरण हैं? हाँ, इसमें रोजमर्रा की जरूरत की कई अहम चीजें शामिल की गई हैं, जैसे पैक्ड यूएचटी दूध जो लंबे समय तक चलता है, खुला पनीर, छेना, और एक बहुत बड़ा बदलाव है भारतीय ब्रेड्स को लेकर। हाँ, ये मैंने भी सुना था। रोटी, पराठा, चपाती, यहाँ तक कि खाखड़ा और पिज्जा ब्रेड, इन सबको अब 0% में रखा गया है। आपको याद होगा, पहले पराठे पर 18% और रोटी पर 5% जीएसटी को लेकर काफी भ्रम और मुकदमेबाजी भी हुई थी। हाँ हाँ, वो तो काफी चला था मामला। अब उस पूरे विवाद को ही जड़ से खत्म कर दिया गया है, सब शून्य। ये रोटी पराठा वाला मसला सुलझना तो वाकई अच्छी खबर है। बहुत कंफ्यूजन था इसमें। बिल्कुल। और एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज जो 0% पर आई है, जिसका जिक्र हमें मिले दस्तावेजों में प्रमुखता से है, वो है बीमा। बीमा? हाँ, व्यक्तिगत जीवन बीमा मतलब इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ तक कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं। अरे वाह। बीमा पर 18% जीएसटी लगता था शायद पहले? जी, 18%। उसका हटना तो बहुत बड़ी राहत है। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस तो लगभग हर परिवार की जरूरत है, और उस पर इतना टैक्स वो काफी चुभता था। ये वाकई आम आदमी के लिए फायदेमंद है। अच्छा, अब आते हैं 5% वाले दायरे पर।
इसमें क्या क्या शामिल हुआ है? ये तो काफी बड़ा दायरा लग रहा है। हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है और इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की ढेरों चीजें हैं। सबसे पहले तो खाने पीने का सामान ले लीजिए। नमकीन, भुजिया, तरह तरह के सॉस, पास्ता, मैक्रोनी, इंस्टेंट ब्रेड मिक्स, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, चीज, ये सब जो पहले 12% पर थे अब 5% पर आ गए हैं। मतलब किचन का सामान? हाँ, एक अनुमान के मुताबिक रसोई में इस्तेमाल होने वाली लगभग 99% पैक्ड चीजें अब इसी 5% के दायरे में होंगी। अच्छा, तो यानी किचन का बजट सीधे तौर पर प्रभावित होगा इससे। निश्चित रूप से। इसके अलावा पर्सनल केयर आइटम्स जैसे नहाने का साबुन है, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, काजल, ये सब पहले 18% तक थे, अब सिर्फ 5% पर आ गए हैं। ये भी रोज की जरूरतें हैं? बिल्कुल। बेसिक दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण जैसे थर्मामीटर, ग्लूकोज मीटर, ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्स भी 5% में है। इतना ही नहीं, कुछ सेवाएं भी सस्ती हुई हैं। अगर आप किसी होटल में ठहरते हैं और कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रति रात से कम है, तो उस पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। हाँ, ये भी बढ़िया है। हाँ, जिम की मेंबरशिप, सैलून या ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी अब 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सामान जैसे नोटबुक, ड्राइंग बुक, मैप, एटलस, ग्राफ बुक, ये भी 5% पर हैं। और बच्चों का प्यारा रबर यानी इरेजर, वो तो 0% पर चला गया है। कमाल है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक खाने पीने, सेहत, सफाई, पढ़ाई, घूमना फिरना, हर जगह कुछ ना कुछ सस्ता हुआ है। ये बदलाव तो महसूस होगा आम लोगों को। अच्छा, अब बात करते हैं 18% वाले स्लैब की। इसमें क्या आया है? 18% वाले स्लैब में मुख्य रूप से वो चीजें आई हैं जो पहले 28% के दायरे में थीं, लेकिन जिन्हें अब शायद लग्जरी से ज्यादा जरूरत या कह लें एस्पिरेशनल गुड्स माना जा रहा है। जैसे कि? जैसे एयर कंडीशनर यानी एसी, हर साइज और तरह का टीवी। पहले एक 32 इंच वाली सीमा थी, अब वो हटा दी गई है, सभी टीवी इसमें शामिल हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सब अब 18% पर है। अच्छा, वाइट गुड्स। हाँ, और सीमेंट जो घर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उसे भी 28% से घटाकर 18% पर लाया गया है। सीमेंट भी? ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर असर डालेगा। बिल्कुल। और गाड़ियों का क्या हुआ? उनमें भी कुछ बदलाव है। हाँ, गाड़ियों में भी बड़ा फेरबदल है। छोटी गाड़ियां मतलब पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी वाली गाड़ियां जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4 मीटर यानी 4000 तक हो। ओके। और डीजल गाड़ियां जिनका इंजन 1500 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर तक हो। ये सभी अब 28% की जगह 18% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। तो काफी सारी हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान आ जाएंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर, 3 व्हीलर, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और खेती में इस्तेमाल होने वाली अन्य मशीनें जैसे सिंचाई पंप, थ्रेशर वगैरह भी अब 18% पर आ गए हैं। ऑटो पार्ट्स भी इसी दायरे में है। यानी एसी, टीवी, फ्रिज, छोटी कार, बाइक, ट्रैक्टर, ये सब खरीदना अब सस्ता हो जाएगा। ये मध्यम वर्ग के लिए तो काफी अहमियत रखता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब वापस आते हैं उस 40% वाले स्लैब पर। तंबाकू, कोला ड्रिंक्स के अलावा इसमें और क्या था, खासकर गाड़ियों के मामले में? जैसा हमने पहले बात की, 40% वाले स्लैब में बड़ी गाड़ियां रखी गई हैं। परिभाषा के अनुसार 1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली पेट्रोल या डीजल गाड़ियां। ओके। या फिर 4 मीटर 4000 से लंबी गाड़ियां। इसमें आमतौर पर बड़ी सेडान और एसयूवीज आती हैं, खासकर वो एसयूवीज जिनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है। अच्छा, तो बड़ी एसयूवीज पर 40%। जी। तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इन पर 40% जीएसटी तो लगेगा ही, साथ में जो मौजूदा कॉम्पनसेशन सेस है वो भी जारी रहेगा। सेस भी रहेगा? हाँ, जब तक राज्यों के मुआवजे का बकाया कर्ज चुकता नहीं हो जाता, उसके बाद शायद हटेगा। शक्कर वाले कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोला, उन पर भी 40% लगेगा। और कैसीनो, रेस कोर्स बेटिंग, ऑनलाइन मनी गेम्स अगर चलते हैं तो वो भी इसी उच्चतम स्लैब में है। यहाँ एक दिलचस्प नुकता है जिस पर ध्यान देना चाहिए। आपने कहा बड़ी गाड़ियों पर 40% जीएसटी, लेकिन पहले इन पर 28% जीएसटी और उसके ऊपर काफी ज्यादा सेस लगता था, है ना, जिससे कुल टैक्स शायद 47-48% या कभी-कभी 50% तक पहुंच जाता था। हाँ, बिल्कुल सही। अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा तंबाकू उत्पादों को छोड़कर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तकनीकी तौर पर ये महंगी गाड़ियां भी थोड़ी सस्ती हो गई, भले ही वो सबसे ऊंचे स्लैब में है?
ये बिल्कुल सही अवलोकन है आपका, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना जरूरी है। भले ही ये गाड़ियां उच्चतम 40% स्लैब में डाली गई हैं, लेकिन इन पर लगने वाला जो अतिरिक्त सेस था वो हटा दिया गया है, सिवाय तंबाकू उत्पादों के। अच्छा, सेस हट गया। हाँ, इसकी वजह से इनकी जो प्रभावी कर दर है, मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट, वो पहले के मुकाबले कम हो गई है। तो हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर 40% स्लैब में जाने के बावजूद बड़ी और लग्जरी गाड़ियां भी पहले से कुछ सस्ती हो सकती हैं। ये एक बारीक लेकिन अहमियत रखने वाली बात है। अच्छा, ये तो हुई दरों और सामान की बात, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल किया क्यों गया? इसके पीछे सरकार की सोच क्या थी? क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं इससे? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है सरलीकरण। सिंपलिसिटी। अच्छा, जीएसटी को वाकई एक देश एक टैक्स बनाना। उसकी संरचना को इतना सरल करना कि आम व्यापारी और उपभोक्ता भी इसे आसानी से समझ सकें। कई स्लैब होने से अक्सर कंफ्यूजन होता था ना, क्लासिफिकेशन को लेकर विवाद होते थे, मुकदमेबाजी होती थी। हाँ, जैसे वो रोटी पराठे वाला उदाहरण था। बिल्कुल। अब कम स्लैब होने से उम्मीद है कि ये समस्याएं कम होंगी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा बड़ा मकसद है खपत यानी कंजम्पशन को बढ़ावा देना। जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और साथ ही एसी, टीवी, छोटी कार जैसी थोड़ी बड़ी खरीदारी वाली चीजें सस्ती होंगी, तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। जी, उम्मीद है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, और हमारे जैसे देश में जहां जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा निजी खपत से आता है, वहां मांग में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। खासकर मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिख रहा है इसमें। ये बात तो समझ आती है। और कोई कारण भी है? तीसरा कारण कह सकते हैं सिस्टम का परिपक्व होना, मैच्योर होना। जीएसटी लागू हुए अब कई साल हो गए हैं। सरकार और जीएसटी काउंसिल को अब इस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा है। टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड भी काफी स्थिर हुआ है। हाँ, कलेक्शन तो काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसलिए अब वे दरों को तर्कसंगत बनाने का, रैशनलाइज करने का जोखिम उठा सकते हैं, भले इससे शुरुआत में कुछ राजस्व का नुकसान हो। उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था इस बदलाव को सह लेगी। और चौथा, इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे पिछले महीने 15 अगस्त को एक तरह से दिवाली गिफ्ट के रूप में घोषित किया था। हाँ, कहा तो था। गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने का है। तो अगर हम इसे एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो उसकी जिंदगी पर, उसकी जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है, एक सारांश के तौर पे बताएं तो? सीधा और सरल मतलब ये है कि महीने का जो घरेलू बजट है वो थोड़ा सुधर सकता है। रोजमर्रा की जरूरत की छोटी छोटी चीजें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मसाले, नमकीन, घी, मक्खन, इन पर खर्च कम होगा। स्वास्थ्य और जीवन बीमा का प्रीमियम काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उन पर जीएसटी 0 हो गया है। ये एक बड़ी बचत है वाकई में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, अगर किराया 7,500 से कम है तो वो सस्ता होगा। जिम जाना, सैलून जाना सस्ता होगा। और अगर कोई नया एसी, टीवी, फ्रिज या छोटी कार या बाइक खरीदने की सोच रहा है तो वो भी आप कम दाम में मिलेगी। एक उदाहरण लें, जैसा कि आपने पहले पूछा था, मान लीजिए आप 30,000 रुपए की मूल कीमत वाला एक एसी खरीदते हैं। ठीक है। पहले 28% जीएसटी लगाकर वो करीब 38,400 रुपए का पड़ता था। अब 18% जीएसटी के साथ वो 35,400 रुपए का पड़ेगा। यानी सीधे सीधे 3,000 रुपए की बचत। जी हाँ, ये छोटी छोटी बचतें मिलकर फर्क पैदा करेंगी। ये उदाहरण इसे समझने में काफी मदद करता है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखें, पूरी अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर इसका क्या असर हो सकता है? जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी उम्मीद मांग यानी डिमांड बढ़ने की है। मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, कंपनियों की क्षमता का बेहतर उपयोग होगा, जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। नए निवेश आ सकते हैं और रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं। ये सब मिलकर जीडीपी ग्रोथ को सहारा दे सकता है। छोटे और मझोले उद्योगों, एमएसएमईज के लिए भी ये राहत की बात है। उनके लिए टैक्स का पालन करना यानी कंप्लायंस वो आसान होगा। अच्छा, उनके लिए भी आसानी होगी? हाँ, जानकारी ये भी है कि नए नियमों के तहत रिस्क बेस्ड एनालिसिस के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। 3 दिन में? जी। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक, उन्हें 7 दिनों के अंदर 90% रिफंड देने की बात कही गई है। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल, मतलब कामकाज के लिए जरूरी नकदी, लिक्विडिटी की समस्या कम होगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है एक्सपोर्टर्स के लिए। बिल्कुल। कृषि क्षेत्र को भी फायदा है। ट्रैक्टर, पंप, खेती की मशीनें सस्ती होने से किसानों की लागत, इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। जिसका असर आगे चलकर खाद्य महंगाई पर भी दिख सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र आपने भी किया और जो कई राज्यों ने भी उठाया है, क्या इससे सरकार के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? टैक्स कलेक्शन कम होने का अनुमान है, शायद 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना घाटा। ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और शुरुआती अनुमान यही बता रहे हैं कि इस फेरबदल से सरकार को यानी केंद्र और राज्यों दोनों को मिलाकर राजस्व का नुकसान होगा। ये रकम जीडीपी के करीब 0.6% से 0.8% तक हो सकती है। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने खुलकर अपनी चिंता व्यक्त भी की है इस पर। लेकिन सरकार और कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये असर शायद अस्थायी हो, टेम्पररी हो। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो मुख्य तर्क दिए जा रहे हैं। पहला कि जब टैक्स की दरें कम होती हैं और सिस्टम सरल होता है तो टैक्स की चोरी कम होती है। लोग ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छा। इसे टैक्स उछाल या टैक्स बॉयंसी कहते हैं, यानी टैक्स बेस बढ़ सकता है, ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ सकते हैं। दूसरा, जब चीजें सस्ती होंगी और लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो भले ही प्रति आइटम टैक्स कम मिले, लेकिन कुल बिक्री बढ़ने से ओवरऑल टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे वापस बढ़ सकता है और शायद कुछ समय बाद पहले से भी ज्यादा हो जाए। मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे ट्रेंड 2019 में भी देखा गया था, जब कुछ चीजों पर दरें घटाई गई थी और कुछ महीनों बाद कलेक्शन फिर से बढ़ने लगा था। तो क्या ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है? सरकार खपत बढ़ने और बेहतर अनुपालन पर, मतलब बेटर कंप्लायंस पर दांव लगा रही है। आप कह सकते हैं ये एक सोचा समझा कदम लगता है जिसमें शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस के बदले लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट और सरलीकरण को प्राथमिकता दी गई है। और राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए ही शायद तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर कंपनसेशन सेस को जारी रखने का फैसला लिया गया है। हाँ, ताकि उस पैसे से राज्यों के नुकसान की कुछ भरपाई की जा सके। जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं इसे लागू करने की। ये नई दरें कब से लागू हो रही हैं? और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल जो हर किसी के मन में होगा, अगर किसी दुकान पर पुराना स्टॉक पड़ा है जिस पर पुरानी एमआरपी छपी है तो उसका क्या होगा? क्या दुकानदार पुरानी कीमत लेगा या नहीं? ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ये तारीख अहम है क्योंकि ये नवरात्रा का पहला दिन भी है, जिसे त्योहारी सीजन की शुरुआत माना जाता है। अच्छा, फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले। हाँ, जहां तक पुराने स्टॉक का सवाल है, जीएसटी का मूल नियम ये है कि टैक्स सप्लाई यानी बिक्री के समय पर लगता है, ना कि खरीदारी के समय पर। ओके। इसका मतलब है कि अगर कोई सामान 22 सितंबर या उसके बाद बेचा जाता है तो उस पर उसी दिन लागू होने वाली नई जीएसटी दर ही लगेगी, भले ही उस प्रोडक्ट पर पुरानी एमआरपी छपी हो जिसमें पुराना टैक्स जुड़ा हो। तो दुकानदार को नई कम दर लगानी होगी। जी हाँ, सरकार ने इस बदलाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत FAQs यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं, जिसमें इस स्थिति को खासकर FAQ पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट किया गया है। लेकिन क्या ये सुनिश्चित हो पाएगा कि दुकानदार घटी हुई कीमतों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं? अक्सर देखा गया है कि दाम बढ़ते जल्दी हैं, घटते देर से हैं या घटते ही नहीं। ये एक वास्तविक चुनौती है, आप सही कह रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस यानी दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा, खुद ही कीमतों को कम करने के लिए दबाव डालेंगी। कंपटीशन। हाँ, अगर एक दुकानदार दाम कम करेगा तो दूसरे को भी करना पड़ेगा बिजनेस बचाने के लिए। साथ ही सरकार की ओर से भी निगरानी रखने की बात कही गई है। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो फील्ड अधिकारी हैं वो नजर रखेंगे। लेकिन हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि ये बदलाव कितनी तेजी से और पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचता है। इसमें कुछ समय लग सकता है। उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना होगा और घटी हुई दरों के हिसाब से बिल मांगना होगा। बिल्कुल, कंज्यूमर अवेयरनेस जरूरी है। तो ये थी GST 2.0 की पूरी तस्वीर। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, चीजों को सस्ता करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की एक बड़ी कोशिश। काफी कुछ बदल रहा है वाकई। निश्चित रूप से ये GST के सफर में एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। अब असली परीक्षा इसके जमीनी कार्यान्वयन की होगी, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की। क्या ये वाकई टैक्स सिस्टम को सरल बनाता है? क्या कंपनी और दुकानदार ईमानदारी से इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाते हैं? हाँ, ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि इन दस्तावेजों से भी उभरता है, क्या टैक्स दरों को कम करने
और प्रक्रिया को सरल बनाने से लोगों के टैक्स चुकाने के व्यवहार में, मतलब कंप्लायंस बिहेवियर में, लंबे समय में कोई स्थायी सकारात्मक बदलाव आएगा? क्या हम वाकई एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां टैक्स देना आसान लगे और चोरी करना मुश्किल? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। जी, इन सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेंगे। बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।